और अब शुरुआत करेंगे सुर्खियों के बाद बड़ी खबर इंदौर से। बीजेपी और आरएसएस नेताओं के साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव ने मंच साझा किया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता ने किया था। संघ के लोग भी इसमें शामिल थे। अरुण यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। न्योता उन्हें भी मिला था। मीडिया से बातचीत में यादव ने कहा कि चूंकि कार्यक्रम देश प्रेम पर था, लिहाजा वो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। 29 जून को मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा सीट खाली हो रही है और अरुण यादव की इस कार्यक्रम में उपस्थिति प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखी जा रही है। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, शहीदों को याद करने का प्रोग्राम, उसमें सभी लोग आए, सभी दल के लोग हैं। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, शहीदों को याद करने का प्रोग्राम, उसमें सभी लोग आए, सभी दल के लोग हैं। जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो क्यों आए कार्यक्रम में, लेकिन आप लोग अपना आकलन करिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो समाज का कार्यक्रम था। वो समाज के सभी लोगों को उन्होंने, और पार्टी के हिसाब से उन्होंने किसी को सांसद के रूप में बुलाया या विचारक के रूप में विनय दीक्षित जी को बुलाया। और सहयोगी अरुण आपको नजर आ रहे होंगे। अरुण, भले ही जो यादव साहब है उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं, पर मालू साहब की बात को सुन के देखकर लगता है कि राजनीतिक चश्मे से ही देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए, विशुद्ध रूप से बीजेपी और संघ का कार्यक्रम था और संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख विनय दीक्षित इसमें शामिल हुए थे। सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी के जो सांसद हैं इंदौर से, वो शामिल हुए थे, जबकि वो यादव नहीं है। गोविंद मालू खुद बीजेपी के नेता हैं और माहेश्वरी समाज से आते हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे। तमाम बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए थे। तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ यादव समाज के लोग शामिल हुए थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम हुआ था और बीजेपी की जो नेता हैं संध्या यादव, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। तो ऐसे में पूर्ण रूप से कार्यक्रम, वो विशुद्ध रूप से कार्यक्रम बीजेपी का था, लेकिन उसमें अरुण यादव का पहुंचना निश्चित रूप से प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहा जाएगा, क्योंकि अरुण यादव ने अभी कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस की ओबीसी मोर्चा की जो बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर संकेत दिए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जितनी संख्या में यादव समाज के लोग हैं कांग्रेस में, उसमें उतनी हिस्सेदारी कांग्रेस को देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बयान और कटाक्ष वो कर चुके थे कि फसल हमने वो तैयार की और काट कोई और ले गया। तो इस तरह के बयानबाजी वो कटाक्ष अपने ही पार्टी के नेताओं पर करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अरुण भी अपने सवाल ले सकते हैं और अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मंच साझा किया है अरुण यादव ने, क्या रिएक्शन? देखिए ललित जी, गैर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, तो उनमें तमाम दलों के नेता राजनीतिक मंच से ऊपर उठकर शिरकत करते हैं। अरुण यादव जी को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, वो विशिष्ट अतिथि थे, इसलिए उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्यक्रम को किसी भी राजनीतिक नजरिए से ना देखा जाए, और जब उन्होंने स्वयं उस बात को कह दिया तो उसके बाद इस मामले में कुछ रह नहीं जाता है। गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, अच्छी परंपरा है, लोगों को आना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी अम्बेडकर जयंती पे कार्यक्रम हुआ भोपाल में, आरिफ मसूद जी के कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री राहुल कोठारी जी भी साथ में दिखाई दे रहे थे। तो हमने उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि दरअसल दोनों पार्टियों से दावा किया जा रहा है ना कि बीजेपी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में है, नेता। देखिए, अब विधायक किसके संपर्क में है ये तो विधायक जानते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है और गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में सभी नेताओं को जाना चाहिए। ये हेल्दी राजनीतिक परंपरा है। राजनीति में इतना मनभेद ना हो कि लोग एक दूसरे के साथ मिलना बैठना बंद कर दें, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। अरुण यादव जी स्वयं दरअसल बिरला से लेकर राहुल लोधी तक का पूरा घटनाक्रम जो रहा है यादव साहब, उसकी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वो अच्छी बात है, स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं का आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छा लगता है, तकरीर के तौर पर अच्छा लगता है। जी देखिए, अरुण यादव जी कांग्रेस के आधार स्तंभ है, बड़े नेता हैं। सुभाष यादव जी ने कांग्रेस को खड़ा किया है मध्य प्रदेश में। अरुण यादव जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 4 साल। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। अरुण यादव जी ज्योतिरादित्य सिंधिया आधार स्तंभ ही थे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने परिवार की परंपरा को निभाया है। उनके परिवार की परंपरा थी गद्दारी करना, इसलिए उन्होंने उस परंपरा को निभा दिया। अरुण यादव जी के परिवार की परंपरा है कांग्रेस पार्टी के लिए मर मिटने की, वो अपने परिवार की परंपरा निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है। मिशन 2023 के लिए अरुण यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। उनको जयपुर राजस्थान में होने वाले कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, चिंतन शिविर में, उसके लिए भी जुट गए हैं। चलिए यादव साहब, राज्यसभा का भी एक एंगल है, उस पर मैं सवाल करूंगा। हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अरुण यादव मंच साझा करते हुए मिले, हालांकि उन्होंने कहा है कि राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है ऐसे। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए डॉक्टर साहब। ये बात कि कांग्रेस ने बड़ी संख्या में कृषि वर्ग को परेशान किया, को भी तोड़ देते हैं कि अरुण यादव जी कांग्रेस के उनके पिताजी रहे, उनके पिताजी को भी दिग्विजय सिंह जी ने धोखा दिया था और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन जैसी वहां पर परंपरा है, वो राजा महाराजाओं से वो निकल के बाहर नहीं आते, तो दिग्विजय सिंह जी ने किनारे रखा। जमुना देवी जी के साथ भी यही किया गया। बहुत अच्छे से समझते कि जब तक ये लोग पार्टी में बने हुए हैं, तब तक अरुण यादव जी को कोई स्थान कांग्रेस को नहीं लगता। आपको ध्यान होगा किस प्रकार की भी कैबिनेट यूपीए की सरकार की चलती कैबिनेट में उसको निकाल के बाहर किया गया था। फिर उसके बाद उनने फसल तैयार करी, फसल लूट ली गई, उनको टिकट तक नहीं दिया लोकसभा का, जबकि वो तैयारी कर रहे थे उपचुनाव के लिए। सचिन बिरला, तो जी, बिरला को भी उन्होंने तैयार किया था, सचिन बिरला को, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब। अभी 1 दर्जन और हैं उनके तैयार किए हुए। जी जी, फसल और है, ये केवल एक ही खेत में लगाई फसल नहीं है जी, और भी फसल है उनकी। अब देखो कहाँ लेकर जाते हैं। तो कौन काट ले जाएगा ये फसल डॉक्टर साहब? अब की बार तो यादव साहब ही काटेंगे, हर बार थोड़ी ना दूसरे को काटने देंगे। जी जी, उनने खुद की लगाई हुई है। अब ये बात अलग है कि उस फसल को लेकर किस खलियान में जाते हैं, ये देखना है। और आप तो खैर तहे दिल से आपकी पार्टी स्वागत करती है, अगर कोई विचारधारा आपकी विचारधारा में शामिल होना चाहता है तो। बिल्कुल, हम तो आपका भी स्वागत करते हैं। ये पार्टी आप ही लोगों की है साहब, हमारा नहीं, राजनीति जी जी नहीं है, हमारे यहाँ निजी परिवार की नहीं है जी। यदि ललित प्रजापति भी आते हैं, उनमें योग्यता और क्षमता है, तो वो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, ये आप भी जानते हैं जी। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा ना कि एक फैमिली में बैठ के 10 जनपद पे फैसले होंगे कि पिता बनेगा, कि पुत्र बनेगा, कि पोता बनेगा, कि नाती बनेगा जी। तो वो हमारे यहाँ संभावनाएं कम है। यादव साहब, कोई रिएक्शन अगर आप देना चाहें। एक और सवाल इसके साथ कि राज्यसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, 3 सीटें और राज्यसभा की अभी खाली होने वाली हैं एमपी के लिए। यादव साहब, देखिए ललित जी, जिस तरह से डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं, स्पष्ट दिखता है कि भाजपा को जनता और जनादेश पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। केवल पूरी तरह टूट फूट, कहाँ से खरीद फरोख्त, कौन से नेता को भाजपा में शामिल करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। 2023 कितना दूर है, जनता अपने आप फैसला कर देगी। काम किया होता तो इस तरह के टूट फूट के भरोसे नहीं रहना पड़ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है। भाजपा के ये मंसूबे और भ्रम फैलाने की राजनीति अब सफल नहीं होने वाली है। राज्यसभा चुनाव का जहां तक मामला है, कांग्रेस हाईकमान और वरिष्ठ नेता मिलकर जब नोटिफिकेशन होगा, उम्मीदवार का चयन करेंगे और उम्मीदवार का नाम सामने होगा। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब। डॉक्टर वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ लगातार बन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और बड़ी अहम खबर का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज आज राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उनकी मुलाकात सुबह 11 बजे यानी तकरीबन 1 घंटे बाद होनी है। राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे राज्यपाल से। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। तकरीबन 11 बजे वो मुलाकात करेंगे, अब से 1 घंटे बाद। और कई मुद्दों पर चर्चा राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उनकी होनी है। राजभवन में ये मुलाकात होगी।
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जाएं तो जाहिरा तौर पर ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए, पर चूंकि राज्यपाल मंगू भाई पटेल बहुत सक्रिय हैं राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक आयोजनों में, वो बहुत सक्रिय रहते हैं, इस वजह से ये सवाल उठते हैं। क्यों ये मायने रखती है मुलाकात? शरद, समझाएं जरा। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई मुलाकात मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में होती है तो निश्चित तौर पर जो बात आपने कही है कि अटकलों के दौर शुरू हो जाते हैं। कई बार जो मंत्रिमंडल है उसके विस्तार को लेकर भी बातें सामने आती हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक दरअसल कल ही एक बैठक हुई थी, एक डिनर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा था, जो जनजातीय मामलों को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, राजभवन में भी की गई है। उसको लेकर उनके जो सदस्य थे उनके साथ में हुआ था। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे काम की निगरानी जो खासतौर से आदिवासियों से जुड़ी हुई है उसकी मॉनिटरिंग खुद राज्यपाल कर रहे हैं। तो संभव है, ये माना जा रहा है कि क्योंकि कल राज्यपाल नहीं पहुंच पाए थे, पहले ये खबर थी कि संभवतः राज्यपाल भी डिनर में शामिल होंगे, लेकिन फिर वो ना जाकर सिर्फ जो सदस्य हैं वही गए थे, तो उनके साथ में डिनर हुआ है। फिर आज मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल रहे हैं, तो संभव है कि इस मुद्दे को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा मुख्यमंत्री की राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ में हो, जो अब से बस कुछ ही देर बाद होगी, करीब 11 बजे। मतलब सेंटर में फोकस आदिवासी पर ही रहेगा, ये शॉर्ट में समझा जा सकता है। शरद, बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक है उसका केंद्र बिंदु ही कहीं ना कहीं ट्राइबल है। जी, शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी हम शरद के पास चर्चा के लिए जाएंगे। और अगली खबर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई। वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडी शर्मा ने अपने खत में कमलनाथ पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ के एक बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। आखिरकार ये क्यों लिखी है और क्या वजह है, हमारे साथ खुद वीडी शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वीडी शर्मा जी, आपने एक खत लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, ये क्यों लिखा है और क्या वजह है? शरद जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि वो बहुत वरिष्ठ और उनका बड़ा लंबा संसदीय और इस प्रकार का कार्यकाल रहा है। उन्होंने एक बार उल्लेख भी किया था कि वीडी शर्मा ने तो मेरे सामने चड्डी पहनना सीखा है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य कल एक इंटरव्यू में दिया है, वो कहते हैं कि विधानसभा के कार्रवाई के दौरान मैं क्यों जाऊं, क्योंकि वहां जिस प्रकार का बकवास होता है, तो क्या मैं बकवास सुनने के लिए थोड़ी हूं। इस दौरान तो मैं जाकर के 200 लोगों से मिल सकता हूं बाहर। यानी एक संसदीय लोकतंत्र के अंदर जहां पर पॉलिसी मेकिंग होता है, जहां पर उन गरीबों के कल्याण के लिए हर प्रकार की योजनाएं बना करके गरीबों के जीवन बदलने की तैयारी उस विधानसभा लोकसभा के अंदर होती है, उस पर यह कहना कि उसकी कार्रवाई या किसी दल के लोग बकवास करते हैं, ये घोर आपत्तिजनक है। मैं ऐसा मानता हूं कि संसदीय मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस आपत्तिजनक बयान पर होनी चाहिए। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और पत्र के अंदर विधिवत तौर पर संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने इस प्रकार का जो कहा है उस पर ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति जो इतने सालों से संसदीय प्रक्रिया में हैं और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये है वीडी शर्मा जी, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उनका कहना यह है कि जो बयान कमलनाथ ने दिया है वो संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है और उसी को लेकर उन्होंने एक खत विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और शरद लगातार हमारे साथ बने हुए भी हैं। शरद ने ही जो चर्चा की थी वीडी शर्मा से वो आपने सुनी। और शरद, बयानों के इतिहास पे नहीं जाएंगे, कौन संसदीय बोलता है कौन असंसदीय बोलता है, लेकिन इस पर जरूर जाएंगे कि ऐसा ही एक बयान चुनाव के दौरान भी निकला था, एक शब्द निकला था, इससे बीजेपी ने लपका और पूरा कैश करवाने की कोशिश की। जो 20 से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अब एक बार फिर
इस शब्द को लेकर बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। मुद्दे में तब्दील करने की क्षमता बीजेपी की ज्यादा है। शरद, बिल्कुल, देखिए कभी जब भी ऐसे राजनीतिक बयान आते हैं सामने तो फिर निश्चित ही दूसरे पक्ष की ओर से निशाना साधा ही जाता है। और अब जबकि नेता पीसीसी चीफ हों, खुद कमलनाथ हों, और वो अगर कोई ऐसा बयान दें जिसको लेकर बीजेपी को लगता है कि उनको घेरा जा सकता है, तो फिर निश्चित तौर पर बयानों के जो तीर हैं वो चलना स्वाभाविक सी बात है। और यही वजह है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा, उन्होंने निशाना साधा है कमलनाथ पर। हालांकि कमलनाथ ने दरअसल अपने एक साक्षात्कार में इस्तेमाल किया, ये बात कही कि दरअसल विधानसभा में वो उनसे पूछा गया कि आप विधानसभा में कम क्यों जाते हैं, तो उनका जवाब था कि बकवास, ऐसा शब्द का जो है इस्तेमाल उन्होंने किया, ऐसा वीडी शर्मा का आरोप है। तो निश्चित ही ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं जो बयानों को लेकर अक्सर सामने आते रहते हैं। देखना होगा कि ये जो सियासत है बयान की अब शुरू हुई है और कितने आगे तक जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बात खरगोन की करेंगे। खरगोन में आज जिला प्रशासन ने 9 घंटे की ढील दी है। आज से जिला प्रशासन के निर्देश पर यात्री बसों का संचालन, निजी यात्री बसों का संचालन शुरू हो चुका है। यात्री बसों का संचालन शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि ये थोड़ा दूर से, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से इन्हें शुरू करने की बात कही गई है। मंडी खुलने से किसान भी अपने अनाज को बेचने के लिए मंडी पहुंचने लगे। प्रशासन ने कर्फ्यू से बड़ी राहत दी है। अब जो है यात्री बस स्टैंड से शुरू कर दी गई है। इसको लेकर अब लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अभी 15वें दिन राहत मिली है। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से राहत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? हमें राहत मिली, इसके लिए हम बहुत प्रशासन की और आपकी सभी की, मतलब जो भी हैं अपने बस चालू करने वाले, ये उनके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा। से चालू हो गई, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। समय की भी बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी। ये बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है। 16 रोज यात्रियों को इस दुखद घटना से जो परेशानियां हो रही थी, इससे छुटकारा मिलेगा। इसके मैं मीडिया प्रभारी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शासन को भी बहुत धन्यवाद करता हूं। कुल मिलाकर जो है बड़ी राहत मिली है। अब बस स्टैंड से संचालन हो गई। अब लोगों का यही कहना है कि हमको राहत मिली है। जिस प्रकार से लोग परेशान थे, मतलब 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता था, उसके बाद ही बस मिल पाती थी। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और बलौदा बाजार से बड़ी खबर, 3 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। घर में ही सट्टा पर्ची लिखते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 30,000 की नकदी जब्त हुई है। 3 मोबाइल, सट्टा पर्ची बरामद हुई है। भटगांव पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। और अब खबर रायपुर से। आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश के लिए होड़ मची हुई है। क्लास 1 में एडमिशन के लिए आवेदनों की अंबार लगी हुई है। आवेदनों का अंबार लगा हुआ है। आरडी तिवारी स्कूल में 50 सीटें हैं, आवेदन 2640। शहीद स्मारक स्कूल में 50 सीटें, आवेदन 1779। इंग्लिश स्कूल भाटागांव 1399 आवेदन। बीजी पुजारी स्कूल, आवेदनों की संख्या 1051। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।